नमस्कार दोस्तों, वन वीक स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बीएससी सेकेंड ईयर के लिए अति महत्वपूर्ण सवालों के साथ में सॉल्व पेपर आप सभी के सामने पेश है। हम आज की क्लास में बॉटनी का 2017 में पूछे गए सवाल आप सभी के सामने पेश होगा। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आप सभी के सामने पेश होगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रस्तावित प्रीवियस ईयर पेपर है 2017 की, आप सभी के सामने पेश से बीएससी सेकंड ईयर के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास फर्स्ट पेपर आप सभी के सामने पेश है। क्लास का पहला सवाल है पार्ट अ से पहला सवाल रहेगा। पहला सवाल क्या है? 1,00,000 पुष्पक्रम किसे कहते हैं? 1,00,000 पुष्पक्रम क्या है? या फिर एक साखी पुष्पक्रम के नाम से भी इसे बोल सकते हैं। पुष्पावली वृक्ष के शीर्ष पर एक पुष्प होता है। पुष्पावली वृक्ष होता है, पुष्प का वर्ष होता है, उसके शीर्ष पर एक पुष्प होता है तथा नीचे उस पुष्प के नीचे के स्थान से एक पार्श्व शाखा, इस पुष्प शीर्ष के ऊपर जो पुष्प होता है उसके पार्श्व में एक शाखा निकली होती है जिसके शीर्ष पर एक पुष्प होता है, उसे 1,00,000 पुष्पक्रम या फिर एक साखी पुष्प का पुष्प कहते हैं। अगला सवाल है, सवाल क्या है कि अल्पकालिक पादप के उदाहरण। अल्पकालिक पादप के उदाहरण लिखने हैं। ऐसे पादप जिसका जीवन काल अति अल्प, केवल कुछ ही सप्ताह से लेकर कुछ माह तक रहता है। ऐसे पौधे जिसका जीवन काल है वो एक अति अल्प, एक सप्ताह से लेकर कुछ महीनों तक, वो 1 या 2 महीनों तक जिंदा रहते हैं, उसे अल्पकालिक पौधों के नाम से जानते हैं। आप अपने हिसाब से भी इस परिभाषा को लिख सकते हैं। दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण सवाल है जो कि 2017 के एग्जाम बॉटनी के प्रथम प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। उन सभी सवालों पर हम डिस्कस करेंगे। 2017 के अति महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने पेश हो रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार आप सभी के सामने प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास आप सभी के सामने पेश होती रहती है। अतः आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं अगली क्लास में भी इसी प्रकार अगले सॉल्व पेपरों के साथ में आप सभी के साथ में पेश होता रहूंगा। दोस्तों, आप साथ बनाए रखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगला सवाल है, तीसरा सवाल, होलोवर्गीकी किसे कहते हैं? होलोवर्गीकी, इसके अंतर्गत एल्फा टैक्सोनॉमी के अतिरिक्त वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित कर उसके विश्लेषण के आधार पर अतिवर्तिता को समझा जाता है। इस होलोवर्गीकी के अंतर्गत क्या होता है कि एल्फा टैक्सोनॉमी होती है। एल्फा टैक्सोनॉमी के अतिरिक्त इसमें एल्फा टैक्सोनॉमी होती है, उसके अतिरिक्त वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखा है। वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है एल्फा टैक्सोनॉमी। इसके अतिरिक्त, इस एल्फा टैक्सोनॉमी के अतिरिक्त वनस्पति विज्ञान की शाखाओं से प्राप्त एल्फा टैक्सोनॉमी की विज्ञान की शाखाओं, वनस्पति विज्ञान की शाखा है, उससे प्राप्त विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित कर उसके विश्लेषण के आधार पर जातिवर्तियों को समझा जाता है। उसका विश्लेषण कर जातिवर्तियों को समझा जाता है, उसे होलोवर्गीकी के नाम से जानता। अगला सवाल है, अगला चौथा सवाल आप सभी के सामने पेश है। क्या है कि प्रारूप संकल्पना क्या? प्रारूप संकल्पना क्या है? प्रारूप परिवार या उससे उसके रैंक, परिवार या उसके रैंक को, परिवार या उससे रैंक के नाम, परिवार या उससे रैंक के नाम नामकरण माध्यम से निर्धारित किया जाता है। वह तत्व जिसके साथ नाम स्थायी रूप से संबंध है दिए गए शब्दों को प्रकारों के नामकरण में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रारूप संकल्पना के अंतर्गत परिवार या फिर उसका रैंक, परिवार का नाम या फिर उसका रैंक का नाम उसके नामकरण माध्यम से निर्धारित किया जाता है। परिवार या फिर उसके रैंक का नाम उसके नामकरण के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। वह तत्व जिसके साथ नाम स्थायी रूप से संबंध होता है दिए गए शब्दों को इस प्रकार नामकरण में प्रयुक्त कर, उदाहरण से देख लेते हैं कि इस प्रारूप संकल्पना के अंतर्गत हम पादपों का नामकरण किस माध्यम से करते हैं? होलोटाइप, इसोटाइप, लैक्टोटाइप और सिनोटाइप और नियोटाइप। होलोटाइप, हेलोटाइप, इसोटाइप, लैक्टोटाइप, सिनोटाइप और नियोटाइप। इसके आधार पर प्रारूप संकल्पना दी गई है और उसको लेते हुए पादप का नाम और पादप के परिवार और उसकी रैंक के नामकरण के माध्यम से उसका नाम है वो निर्धारित किया जाता है। अगला है, पांचवा सवाल आप सभी के सामने पेश है। सवाल क्या कह रहा है? इस सवाल, पुमंग जायांगधर क्या? पुमंग जायांगधर दलपुंज तथा पुंकेसर के मध्य पर
लंबे हो जाते हैं। दलपुंज और पुंकेसर, दलपुंज और पुंकेसर के जो मध्य पर्व होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, इसे एंडोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जब दलपुंज और पुंकेसर के बीच में जो पर्ण है वो लंबे हो जाते हैं तो इसे इंडोफोर के नाम से जानते हैं। जब जायांग और पुंकेसर का पूर्व पर्व है वो लंबा हो जाए, जब जायांग और पुंकेसर का पर्व है वो लंबा हो जाता है तब इसे गाइनोफोर के नाम से जानते हैं। दोनों को सम्मिलित रूप से गाइंड्रोफोर के नाम से जानते हैं या फिर पुमंग झायांगधर के नाम से जानते हैं। अगला है छठा सवाल है कि रेनन कुलेसी कुल के आदिम लक्षण। रेनन कुलेसी जो कुल है, रेनन कुलस कुल के आदिम लक्षणों के बारे में देखना है कि हरी पत्तियों पुष्प पर्णों का सर्पिलाकार विन्यास होता है। हरी पत्तियों पुष्पीय पर्णों का सर्पिलाकार विन्यास होता है। पत्तियां सरल जिसमें जालिकावत सिरा विन्यास होता है। पुष्प के अंग स्वतंत्र होते हैं। इस रेनन कुलेसी कुल में रेनन कुलेसी कुल के अंतर्गत हरी पत्तियां है, उसके पर्णों का सर्पिलाकार विन्यास होता है। कैसा होता है? सर्पिलाकार विन्यास होता है। और पत्तियां सरल जिसमें जालिकावत सिरा विन्यास। इस रेनन कुलेसी कुल के पादपों में जो पर्णों का सिरा विन्यास होता है वो कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। और ऐसे देखा जाए कि इसमें पर्णों के अंदर जो जालिकावत सिरा विन्यास, पर्णों के अंदर पत्तियों के अंतर्गत जालिका विन्यास है वो एक कैसे होते हैं? सिरा विन्यास होते हैं, जालिकावत होते हैं, एकदम जाली बनी हुई, जाली टाइप होते हैं। और अगला है पुष्प के अंग स्वतंत्र होते हैं। इस पत्तियों के पुष्प होते हैं, इस रेनन कुलेसी पौधों के जो पुष्प होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उसके अंग है वो स्वतंत्र होते हैं। पुंकेसरों की संख्या अधिक होती है और बीज भ्रूणपोषी होते हैं। इस रेनन कुलेसी कुल के पादप के भ्रूण है वो भ्रूणपोषी होती है। बीज कैसे होते हैं? भ्रूणपोषी होते हैं। अगला सवाल है साहित्यम पुष्पक्रम यूफोर्बिया का अभिलक्षण पुष्पक्रम जिसमें एक प्यालाकार परिवेष्टन जिस पर मकरंद कोश लगा होता है। केंद्र में एकल मादा पुष्प और इसके चारों ओर अनेक नर पुष्प को प्रत्येक पुंकेसर के रूप में घेरे रहते हैं। ये साहित्यम पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है? साहित्यम पुष्पक्रम ये किस प्रकार का होता है? यूफोर्बिएसी का अभिलक्षण पुष्पक्रम ये क्या है? यूफोर्बिएसी कुल है, उसका अभिलाक्षणिक पुष्पक्रम है। कौन सा? साहित्यम पुष्पक्रम है वो यूफोर्बिएसी कुल के पादपों का एक अभिलाक्षणिक लक्षण है जिसमें एक प्यालाकार, इसमें क्या होता है? साहित्यम पुष्पक्रम में एक प्यालाकार परिवेष्टन जिस पर मकरंद कोश लगा होता है। प्यालाकार परिवेष्टन होता है जिस पर मकरंद कोश लगा रहता है। केंद्र में एकल मादा पुष्प, इसके केंद्र में एकल मादा पुष्प होते हैं। इसके चारों ओर अनेक नर पुष्प को प्रत्येक पुंकेसर के रूप में घेरे रहते हैं साहित्यम पुष्पक्रम के अंतर्गत। अगला सवाल क्या कह रहा है कि कैथेरेंथस में अंडाशय का अनुप्रस्थ काट, कैथेरेंथस के अंडाशय का अनुप्रस्थ काट का नामांकित क्षेत्र बना। किसका? कैथेरेंथस का अंडाशय, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र कुछ इस प्रकार है, आप देख लीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है 9वां सवाल, द्विनिषेचन क्या है? आप सभी अपने हिसाब से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन वैसे सेकंड ईयर के हिसाब से देखें तो इसकी परिभाषा भी अलग हो जाती है। वैसे सेकंड ईयर में देखा जाए तो कि स्वपोषी और विषमपोषी की परिभाषा हम सामान्य भाषा में 10वीं 12वीं में ऐसे पढ़ते हैं कि स्वपोषी जो अपने पर निर्भर थे, प्रपोषी दूसरों पर निर्भर होते हैं। लेकिन वैसे हम सेकंड ईयर में आते हैं तो वैसे उसका लेवल भी बढ़ जाता है और उसकी परिभाषा भी कुछ अलग तरीके की, जैसे जीवाणुओं के बारे में पढ़े तो बिल्कुल अलग परिभाषा उसकी, स्वपोषी विषमपोषी। ठीक है, तो इसी प्रकार द्विनिषेचन पर भी कुछ चेंज तो आया होगा। निषेचन के समय यदि दोनों नर युग्मक में से एक अंड कोशिका को निषेचित कर युग्मनज बनाता है। निषेचन के समय जब निषेचन होता है तब दोनों युग्मक होते हैं, उनमें से नर युग्मक में से एक अंड कोशिका को निषेचित, एक तो अंड कोशिका को निषेचित करता है और कर युग्मनज बनाता है। एक तो जब दो नर युग्मक होते हैं, जब निषेचन के में दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक होता है, वो
अंड कोशिका को निषेचित करके युग्मनज बनाता है, आप सभी जानते हैं। और दूसरा नरयुग्मक है वो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनाता है। वो सेम ही परिभाषा बारी वाली है कि पहला तो युग्मनज बनाता है, अंड कोशिका से युग्मनज बनाता है, और दूसरा है वो नरयुग्मक, दूसरा नरयुग्मक प्राथमिक भ्रूणकोश से संयोजित होता है और भ्रूणपोष का निर्माण करता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है, तो इसे द्विनिषेचन, उसी प्रकार की परिभाषा सेम बारी वाली परिभाषा। अगला है 10वां सवाल आप सभी के सामने पेश है। जिन इम्प्रिंटिंग क्या है? जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एक पूरा वानुवंशिक घटना है जिसके द्वारा कुछ विशिष्ट जीन विशिष्ट तरीके से व्यक्त किया। वैसे 12वीं का जीन इम्प्रिंटिंग का सवाल है, 12वीं में से देखा जाए तो जीन इम्प्रिंटिंग, ये जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एक पुरानुवंशिक घटना है जिसके द्वारा जीन को दूसरे तरीके से अगले में प्रविष्ट कराया जाता है। अगला है पार्ट 20 से सवाल है, यूनिट फर्स्ट आप सभी के सामने पेश है। सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं। सवाल है बहुवर्षीय पादपों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को संक्षिप्त में समझाना। बहुवर्षीय पादप होती है, उसमें पाई जाने वाली विभिन्नता है उसके बारे में लिखना है कि बहुवर्षीय पादपों में कौन कौन सी विभिन्नता पाई जाती है। कि इस बहुवर्षीय पादपों की श्रेणी में पौधों का जीवन काल निश्चित ही 2 वर्ष से अधिक होता है। इस बहुवर्षीय पादपों का जीवन काल है वो 2 वर्ष से अधिक होता है। प्राय ये अनेक वर्षों तक जीवित, पर ये अनेक वर्षों तक भी बहुवर्षीय पादप है। इसका वैसे इस तरीके से देखें तो इसमें 2 वर्ष से अधिक इसका बहुवर्षीय पादपों का जीवन काल होता है, लेकिन कुछ में ये अनेक वर्षों तक जीवित रह सकते हैं तथा विशेष मौसम या ऋतु में इसका पुष्प व बीज का निर्माण होता है। इस बहुवर्षीय पादप के पौधे होते हैं उसमें विषम मौसम में विशेष मौसम में या ऋतु में इसका पुष्प और बीज का निर्माण होता है। अनेक उदाहरणों में इसका जीवन काल सैकड़ों या फिर हजारों वर्ष माना गया है। अनेक ऐसे उदाहरण आप सभी के सामने पेश होते हैं, जैसे कि बरगद का पेड़, ऐसे उदाहरण पेश होते हैं जिसका जीवन काल वो बहुवर्षीय है, लेकिन उसका जीवन काल देखा जाए तो सैकड़ों या फिर हजारों वर्ष माना गया दोस्तों। जैसे बिहार में गया कोई स्थान है, उसके पास में बरगद का वृक्ष है, उसकी आयु 2000 वर्ष आंकी गई। कितनी बताई गई है? 2000 वर्ष बताई गई। वैसे ये अमर माना गया। वैसे भी वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार बरगद को लगभग अमर माना। वनस्पति शास्त्रियों ने बरगद के पेड़ को अमर माना गया है। बहुवर्षीय पादप होने के साथ साथ इसे अमर माना गया है क्योंकि बोध के पास में, बिहार में गया के पास में जो वृक्ष है बरगद का, वो 2000 वर्ष से पुराना माना गया है। इस आधार पर वनस्पति शास्त्रियों ने इसे अमर मान लिया है। आम, बरगद, पीपल इत्यादि वृक्ष, केर, करोदा, आकड़ा इत्यादि शूप एवं सर्पुंका जैसे शाक बहुवर्षीय पौधों के महत्वपूर्ण उदाहरण। कौन कौन से बहुवर्षीय पादपों के महत्वपूर्ण उदाहरण एक बार देख लेते हैं। आम, बरगद, पीपल इत्यादि वृक्ष, केर, करोदा, आगड़ा इत्यादि वृक्षों के जो पादप है वो बहुवर्षीय पादप है। अगला है क्या है? बहुवर्षीय पौधों में पुष्पन एवं फल का निर्माण आवृत्ति के आधार पर इसको 2 श्रेणियों में। जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं उसमें क्या होता है कि आवृत्ति के आधार पर इसको 2 श्रेणियों में बांटा गया। बहुवर्षीय पौधों को इसकी आवृत्ति होती है, बहुवर्षीय पौधों की जो आवृत्ति होती है उसके आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है? बहुवर्षीय पौधों का पहला भाग क्या है कि सकृत फली। कौन सा है? सकृत फली के आधार पर बहुवर्षीय पादप है कि इस बहुवर्षीय पौधों में संपूर्ण जीवन काल में पुष्पन, फल निर्माण एवं बीज का विकास केवल एक ही बार होता है। इस सकृत फली जो बहुवर्षीय पादप है, सकृत फली बहुवर्षीय पादप है, इसमें क्या होता है कि संपूर्ण जीवन काल में इस सकृत फली पौधे के संपूर्ण काल में पुष्पन, फल का निर्माण का विकास है वो एक बार होता है। पूरे
संपूर्ण जीवन काल में एक ही बार पुष्पन और फल का निर्माण होता है। बीज निर्माण के उपरांत इसकी मृत्यु हो जाती है। इस पादप की, इस सकृत फली पादप की बीज निर्माण के बाद में, फल निर्माण के बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे कि केला, केला एकमात्र ऐसा पौधा है, ऐसा उदाहरण है, इस बहुवर्षीय पादपों का ऐसा उदाहरण है जो कि सकृत फली के अंतर्गत आता है, जिसमें एक बार पुष्प और फल आने के बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, अगला है बहुकृत फली। पहला है सकृत फली और दूसरा है बहुकृत फली, यानी बहुत सारे वृक्ष अपने जीवन काल में अनेक बार पुष्प आते हैं और अनेक बार फल आते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु जीवन काल बहुत लंबा चलता है। परिपक्व हो जाने के पश्चात इस बहुवर्षीय पौधों में प्रतिवर्ष पुष्पन, हमेशा हर वर्ष पुष्पन होता है और फल का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए आम नींबू के वृक्ष है, उसमें आम और नींबू के वृक्षों में हर वर्ष पुष्पन होता है और पुष्प और फल आते रहते हैं, यानी वह बहुकृत फली के अंतर्गत आते हैं। ये बहुवर्षीय पादपों के उदाहरण थे दोस्तों। अगला है अथवा में सवाल है, जैसे सवाल तो हमें हर सवाल को देखना है। सवाल है वक्र बीजांड का नामांकित चित्र। वैसे एग्जाम में कोई ना कोई नामांकित चित्र के बारे में तो आप सभी के सामने पेश होगा। ये 2017 में पूछा गया अति महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, वैसे हर बार पूछा जाते हैं। आप देखेंगे कि सॉल्व पेपरों में से 50% जो सवाल होते हैं वो सॉल्व पेपरों में से ही इंक्लूड होते हैं। वैसे हर एग्जाम में हुए थे, फर्स्ट ईयर में मैंने देखा। वैसे सॉल्व पेपरों का अध्ययन करने पर हमें मिला कि 50% सिलेबस था, 50% पर्सन से वो प्राइवेट पेपर 2015 से मैंने 2020 तक के सॉल्व पेपरों को पढ़ा था, तो उसमें से 50% मुझे सवालों को देखने को मिल गया। तो इतना फायदा है, आप समझ सकते हैं, आप सोच सकते हैं। तो इतने अति महत्वपूर्ण सवालों को छोड़कर आप सिलेबस के इतने बड़े सिलेबस को कवर करना केवल 2 महीनों के अंदर बहुत ही कठिन काम है। तो आप इस सॉल्व पेपरों के माध्यम से अति महत्वपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही तगड़ी तैयारी कर सकते हैं। वक्र बीजांड का नामांकित चित्र इस प्रकार है। वक्र बीजांड का नामांकित चित्र न्यूक्लियस से इंटेगुमेंट्स और एम्ब्रॉय सेक्स, ये एम्ब्रॉय सेक्स और माइक्रोफिल है ये, ठीक है। ये बीजांड, वक्र बीजांड का नामांकित चित्र है। ओके, अगला है, अगला सवाल है वनस्पति नाम पद्धति से आप क्या समझते हैं? वनस्पति नाम पद्धति है, वनस्पतियों का जो नामकरण की जो पद्धति है उसके बारे में आप क्या समझते हैं? आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। एक बार देख भी लेते हैं कि वनस्पति नामकरण की पद्धति है पादपों का नामकरण, पौधों का वैज्ञानिक नाम के आधार, पौधों के वैज्ञानिक नाम के आधार पर नामकरण या नाम देने की प्रक्रिया को पादप नामकरण कहा जाता है। पादप नामकरण क्या है कि पौधों का वैज्ञानिक आधार पर नामकरण या फिर नाम देने की प्रक्रिया होती है, उसे पादप नामकरण के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक परंपरा के अनुसार पौधों को सामूहिक नाम दिया जाए। वैज्ञानिक जो कि परंपरा है, वैज्ञानिकों ने जो भी नियम बनाए उसके आधार पर पौधों के सामूहिक नाम दिए, एक ग्रुप बना लिया जाता है पौधों का कि ये एक ही आकार, एक ही पुष्पन, एक ही स्वभाव के जो पौधे, एक ही वातावरण के जो पौधे हैं उसको मिलाकर एक समूह बनाकर उसका सामूहिक नाम दिया जाता है इस वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर। अर्थात एक प्रकार के सभी पौधों को केवल एक ही नाम दिया जाए, एक प्रकार के सभी पौधों को केवल एक ही नाम दिया जाता है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पादप नामकरण की एक सामान्य पद्धति को विश्व में समस्त राष्ट्रों द्वारा अपनाया गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति, एक अलग अलग ग्रुपों के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समस्त राष्ट्रों, समस्त देशों द्वारा एक तरीका अपनाया गया। इसके साथ ही लैटिन भाषा को यथार्थ, संक्षिप्त एवं स्वभाव के कारण पौधों के नामकरण हेतु उपयुक्त माना गया। दोस्तों, वैसे लैटिन भाषा के शब्दों में गलतियां बिल्कुल कम होती है, इसी कारण इसे वैज्ञानिक पद्धति में उपयुक्त माना गया है, प्रयोग किया जाता है इस लैटिन भाषा को। और इसी लैटिन भाषा को मानकर रहकर यथार्थ एवं संक्षिप्त स्वभाव के कारण इससे नामकरण हेतु उपयुक्त माना गया लैटिन भाषा के शब्द को। इसलिए पौधों के वैज्ञानिक नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लैटिन भाषा के अनुसार लिखे एवं उच्चारित किए जाते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी
पौधों के वैज्ञानिक नाम है वो लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं और उच्चारित किए जाते हैं। दोस्तों, पादप नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय जो संहिता है, अंतर्राष्ट्रीय जो मान्यता है, उसके बारे में क्या है कि पादप नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता जो वर्तमान में प्रयोग की है, पादप नामकरण जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है उसे आज प्रयोग किया जाता है। इसका गठन है वो 1925 में। आपको याद है तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति नामकरण पादप नाम पद्धति का शुभारंभ, वैसे आधुनिक आज जो पद्धति चल रही है उसका प्रारंभ कब हुआ था? 1975 में हुआ था। कब हुआ? 1975 में इस कांग्रेस सरकार में हुआ था। उपयुक्त 3 भागों में इसको नामकरण को बांटा गया इस पद्धति को। पहला है सिद्धांत। पादप नामकरण प्रक्रिया है। पादप नामकरण प्रक्रिया जंतु नामकरण से भिन्न है। पादप नामकरण की प्रक्रिया होती है वो जंतु के नामकरण से भिन्न है। जैसे देखा जाए तो जंतु का नामकरण पहले वंश और बाद में जाति का नाम लिया जाता है। पहले वंश और बाद में जाति प्रयुक्त में, जैसे कि होमो सैपियंस पहले वंश से बाद में जाति को प्रयुक्त में लिया गया। तो इसी प्रकार वैसे पादप में देखा जाए तो अलग है। किसी वर्ग का नामकरण प्रारूप से निर्धारित किया जाता है। किसी वर्ग, कोई भी वर्ग है, समूह है पादपों का, उसका नामकरण है वो प्रारूप से निर्धारित, उसके प्रारूप, उसके आकार, उसके व्यवहार से निर्धारित किया जाता है। ओके, वर्गों का नामकरण उसके प्रकाशन की प्राथमिक ताकि वर्गों का नामकरण है, अलग अलग समूहों का नामकरण है, वर्गों का नामकरण है वो प्रकाशन की प्राथमिकता के आधार पर, उसकी प्रकाशन जो भी प्रकाशित होते हैं, उसके लक्षण प्रकाशित होते हैं, प्रकाशन है उसके आधार पर किया जाता है। ओके, अगला है कुछ अपवादों को छोड़कर पादप नामकरण में जो अपवाद मिल जाते, कुछ अपवादों को छोड़कर प्रत्येक वर्ग का नियमों के आधार पर दिए जाने वाले नाम शुद्ध या फिर सही नाम होते हैं। आप सभी अपने हिसाब से कि ऐसे नाम बहुत सही होते हैं, लैटिन भाषा में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आप गाथाओं को पत्तों में भर सकते हैं। ओके, वैसे यही तो काम होता है, लेकिन एक बार लिखने के लिए कुछ होना तो सही है। अब कहते हैं कि जीके में क्या करें, जीके में क्या करें, 10th 10th और 12th में जीके में लिखने पत्ते भरने, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक हमने पढ़ा नहीं है तो अपने हिसाब से भी क्या लिख सकते हैं, अपने पढ़ा तो होना चाहिए ना। अब हमने बीए सेकंड ईयर का सिलेबस पढ़ा है तो हम अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। जो भी अपने दिमाग में, जो माइंड में जो पॉइंट रहे हैं उसको बढ़ा चढ़ाकर अगल बगल से भी हम पॉइंट को लिखकर पत्तों को भर सकते हैं, पेजों को भर सकते हैं। इसी प्रकार हमें पता तो होना चाहिए ना कि किस प्रकार का सिलेबस है, कौन से टॉपिक है, कौन से नहीं है, किस प्रकार है, किस पर नहीं। एक बार देखा हुआ होगा तो आप किसी भी प्रकार से उसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, अगला है इससे नाम शुद्ध होते हुए, इस नियमों के आधार पर दिए गए नाम शुद्ध होते हैं, सही होते हैं। ठीक है, वर्गों का नाम वैज्ञानिक नाम, वर्गों का वैज्ञानिक नाम उसकी व्युत्पत्ति को ध्यान में न रखते हुए लैटिन भाषा में वर्गों का नामकरण है, समूहों का नामकरण है वो व्युत्पत्ति को ध्यान में नहीं, उसकी व्युत्पत्ति, उसकी व्युत्पत्ति को ध्यान में न रखते हुए उसका लैटिन भाषा में प्रयोग किया जाता है, नामकरण किया जाता है। ओके, अगला है कुछ अपवादों को छोड़कर नामकरण के नियम पूर्वव्यापी होते हैं। कुछ अपवाद ऐसे पादपों में कुछ अपवाद रह जाते हैं कि बहुत सारे, वैसे पादपों के अलग अलग एक ही प्रकार के पादपों में कुछ पौधे ऐसे मिल जाते हैं जो कि अपवाद के तौर पर रह जाते हैं। उसे छोड़कर नामकरण के नियम पूर्वव्यापी होते हैं, यानी उस नियमों के आधार पर ही होते हैं। अगला, यह तो सिद्धांत था कि पादपों के नाम है वो किस सिद्धांत पर कर सकते हैं, लेकिन पादपों के सिद्धांत नामकरण करते समय सिद्धांत ध्यान में रखा जाता है तो उसके नियम क्या है कि इस सिद्धांत को इस नियम पर लागू किया जाए। तो वो नियम क्या है, नियम देख ले। नियम नामकरण से संबंधित सभी तथ्यों की पूर्व व्यवस्था व्याख्या करते हैं। नियम है वो नामकरण, जब पादप का नामकरण होता है तब उससे संबंधित, उस नामकरण से संबंधित, पादप के नामकरण से संबंधित सभी तथ्य होते हैं उसकी पूर्व व्याख्या कौन करता है? नियम करता है। ओके, कोई भी नाम जो नियमों की प्रतिकूल मान्य हो, कोई भी नाम है वो नियमों के प्रतिकूल लगता है, यह नियम इस प्रकार है, प्रतिकूल हो मान्य होता है। नियमों के जो प्रतिकूल यानी उसके कुल के अनुसार हो, उसे वही नियम पादपों का नामकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये नियम निम्न प्रकार है। किस प्रकार है? वर्गों की कोटि, उस वर्ग
वर्ग की कोटि, कोटि के आधार पर, वर्गों की कोटि के आधार पर, प्रारूपिक विधि के आधार पर, प्राथमिकता, उसमें पौधों के समूह है उसमें प्राथमिकता के आधार पर, कुलों के नाम के आधार पर, पौधों के कुलों के नाम के आधार पर भी उसका नामकरण किया जाता है। मान्यता व वैधता के नियम, मान्यता और वैधता के नियम है उसके आधार पर भी वैज्ञानिकों का वनस्पतियों का नामकरण किया। प्रभाविता का नियम, जो प्रभावी लक्षण होते हैं उसके आधार पर भी हम पादप का नामकरण करते हैं। वंश का नाम, वंश के नाम के आधार पर भी पादपों का नामकरण होता है। वंश, उसके वंश के हिसाब से, वंश नाम एवं संरक्षण, उसका संरक्षण के हिसाब से, और प्रजाति का नाम, उस वंश है, उस पादप जगत है, पादपों का समूह है, उसकी प्रजाति के आधार पर भी उसका नामकरण किया जाता है। खेतीहार पौधों के नाम, खेतीहार पौधे लैटिन भाषा के नियम के आधार पर लेखक नाम संदर्भ में अन्य नियम भी इसके साथ में शामिल है। और नाम को अस्वीकृत करना या फिर अस्वीकृतिकरण भी इसके अंतर्गत आता है। सुझाव या फिर स्तुति, इस नियमों का सुझाव और इसकी स्तुति, इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है कि इसके अंतर्गत नामकरण संबंधी नियमों का उपयोग की व्याख्या, नामकरण के संबंधी, ये नामकरण के संबंधी जो भी नियम हमने पढ़े तो उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा वो उसकी स्तुति बताती है, उसका सुझाव बताता है। इस सुझावों का उद्देश्य भविष्य में किए जाने वाले पादप नामकरण एक प्रारूपता एवं स्पष्टता स्थापित करना है। उदाहरणों के लिए यहाँ पर स्तुति को लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी यूनिट का सवाल है, नामांकित चित्र है पुष्प का, सिट्रस ऑरेंटियम, सिट्रस ऑरेंटियम नामांकित पुष्प चित्र, सिट्रस ऑरेंटियम का नामांकित पुष्प चित्र लिखना है, बनाना है कि ये क्या है। सिट्रस ऑरेंटियम का नामांकित, इसका नामांकन नहीं किया गया है, क्या बात हो रही है, नामांकन नहीं किया गया। आप अपने सिलेबस में भी देख सकते हैं इसका नामांकन किस प्रकार है, न्यूक्लियस वगैरह, ठीक है। अगला सवाल है अथवा में, इसी का अथवा में सवाल है तीसरी यूनिट का। वैसे तीसरी यूनिट से ये सवाल है कि कैरियोफिलेसी कुल का आर्थिक महत्व एवं बहुता को, कैरियोफिलेसी कुल है, पादपों का कैरियोफिलेसी कुल है, उसका आर्थिक महत्व एवं बहुता, उसकी बहुता है, उसको समझाना है। कैरियोफिलेसी कुल के पादपों का जो शोभाकारी के रूप में प्रयोग होता है उसके बारे में, कि शोभाकारी के रूप में डायएंथस साइनेसिस, डायएंथस साइनेसिस, डायएंथस कैरोफिलस, डायएंथस फ्यूमेरिस, सोपानेरिया, केरिया, साइरिन पेंडुला और जिप्सोफिला पेनिकुलेटा, ये क्या है, शोभाकारी पुष्प के नाम है, पादपों के नाम है। औषधीय पादप, औषधीय पादप के रूप में भी कैरियोफिलेसी कुल का प्रयोग किया जाता है। कैरियोफिलेसी कुल के ये पादप है। सेपोनेरिया, वेकेरिया, साबुनी मूत्राशय रोगों के काम में लिया जाता है, कौन सा, सेपेनेरिया वेकेरिया, इसको मूत्राशय रोगों में भी काम में लिया जाता है। फिर डायएंथस एनाटोलिकस, डायएंथस एनाटोलिकस ज्वर यानी बुखार के उपचार के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। कौन सा पौधा, कैरियोफिलस कुल के पौधों को। अगला है, अगला सवाल ही देख लेते हैं। वैसे देखो इस पर घुला ऑर्वेंसिस, इस पर घुला ऑर्वेंसिस मूत्रवर्धक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। और है लिचनिस कोरानेरिया, लिचनिस कोरानेरिया, ये इस पेन पौधे की जड़ों का काढ़ा बना लिया जाता है और इसे फेफड़ों के यकृत संबंधी में उपचार में ये काम में लिया जाता है। कौन सा, लिचनिस कोरोनेरिया, इसका उपयोग फेफड़ों के उपचार में इसका काढ़ा बना दिया जाता है और करते हैं। और है डायएंथस कैरोफिलस, डायएंथस कैरोफिलस पुष्पों से इत्र बनाया जाता है, इस डायएंथस कैरियोफिलस इत्र बनाया जाता है। अब इसे शॉर्टकट में देख लेते हैं, इस प्रकार इसको समझ ही लेते हैं कि ये क्या कह रहा है, क्या सवाल है, इसका आंसर क्या है। कि कैरियोफिलस कुल के जो पौधे होते हैं उसके आर्थिक महत्व, हमारे घर पर महत्व, हमारे शरीर के उपचार के लिए कौन कौन से महत्व है, इस कैरियोफिलस कुल के पौधों के जो महत्व है उसके बारे में लिखना है। कि कैरियोफिलस, इस पादपों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन इसका उपयोग मैं शॉर्टकट में बना देता हूँ कि औषधि के रूप में भी इसका, मूत्राशय रोगों के रूप में और बुखार के रूप में इस कैरियोथिस काम में लिया जाता है। और औषधीय के रूप में, शोभाकारी के रूप में ये पौधे अभी बढ़ लिए, शोभाकारी के रूप में पौधों के नाम लिख लेना। मूत्रवर्धक के रूप में इसमें, और जड़ों को काढ़ा बनाकर इसमें यकृत संबंधी रोगों का उपचार किया जाता है। ओके, अगला सवाल लेते हैं। चौथे यूनिट का सवाल है, आपके चौथे यूनिट का सवाल है, अपने कैंपस में से
अध्ययन किए हुए किन्हीं 7 पादपों के वानस्पतिक नाम लिखिए। अपने कैंपस, अपने जो गार्डन है उसमें, उसके अध्ययन में, अपने गार्डन के अध्ययन किए हुए 7, वैसे गार्डन, इसको कैंपस तो कुछ अलग ही होगा, तो इसके अध्ययन, उसका अध्ययन करते हुए अपने वानस्पतिक नाम लिखना है। सीधी सीधी बात है कि वानस्पतिक नाम लिखना है अपने हिसाब से। गेहूं ट्रिटिकम एस्टाइवम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्काइवम, और गेहूं है वो पोएसी कुल का पादप है। कौन से कुल का? पोएसी कुल का पादप है, और ट्रिटिकम एस्काइवम इसका वैज्ञानिक नाम है। और चावल ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा इस चावल का वैज्ञानिक नाम है, और चावल है वो पोएसी कुल का पादप है। कौन से कुल का? पोएसी कुल का चावल पादप है, और ओराइजा सेटाइवा इसका वैज्ञानिक नामकरण। और है नारंगी, नारंगी साइट्रस ओरिएंटम, साइट्रस ओरिएंटम इसका वैज्ञानिक नाम। नारंगी का वैज्ञानिक नाम साइट्रस ओरिएंटम, और इसका नारंगी का कुल है रूटेसी कुल का पादप है। कौन सा? नारंगी। धनिया, धनिया का वैज्ञानिक नाम कोरिएंड्रम स्टाइवम, कोरिएंड्रम स्टाइवम इसका वैज्ञानिक नाम है, और धनिया है वो पोएसी कुल का पादप है। कौन से कुल का? पोएसी कुल का पादप है। अगला है तुलसी, तुलसी का वैज्ञानिक नाम ओसिमम सेक्टम, ओसिमम सेक्टम तुलसी का वैज्ञानिक नाम है, और तुलसी है वो लेमिएसी कुल का पादप। कौन से कुल का? लेमिएसी कुल का पादप है तुलसी। ओके। लिली कनेर, लिली कनेर ये भी पादप है, इसका वैज्ञानिक नाम थीविसिया पेरुविनिया, थीविसिया पेरुविनिया इस लिली कनेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? लिली कनेर का वैज्ञानिक नाम थीविसिया पेरुविनिया, और ये एपोसाइनेसी कुल का पादप है। आख, आख है कोलोट्रोपस प्रोसेरा, कोलोट्रोपस प्रोसेरा इसका वैज्ञानिक नाम है आख का, और आख है वो एस्केले पीडियासी कुल का पादप है। अगला सवाल लेते हैं कि पोएसी कुल के आदिम एवं अवगत लक्षणों के बारे में लिखना है। पोएसी कुल है, अभी हमने पढ़ा कि चावल, चावल है वो पोएसी कुल का पादप। कौन से कुल का? पोएसी कुल का पादप है। तो इस पोएसी कुल के अंतर्गत अनेक सारे पौधे आते होंगे, पादप आते होंगे, तो उसके आदिम एवं अवगत लक्षणों के बारे में लिखना है। पोएसी कुल के लक्षण, आदिम लक्षण कुछ इस प्रकार है कि एक स्पेकुलेट, एक स्पेकुलेट में सभी फूल उपजे होते हैं, एक स्पेकुलेट में सभी पुष्प फूल है वो उपजे होते हैं। गोलियां स्तर और अलग 3 होते हैं, और लेमो एब्सोन वो पत्तेदार होते हैं। इसके जो पत्तियां होती है पत्तेदार होती है, ये पोएसी कुल के पौधे होते हैं वो पत्तेदार होते हैं, और इब्सन प्रकार के होते हैं। और स्तर, सरल स्तर के इसके पौधे होते हैं। पोएसी कुल के पौधे सरल स्तर के होते हैं, और वैकल्पिक पौधे, कैसे? वैकल्पिक पौधे होते हैं। और बीज अंत प्रद्रव्य होता है। कैसा होता है? पोएसी कुल के बीज होते हैं वो अंत प्रद्रव्य होते हैं। कौन से? अंत प्रद्रव्य। हम पोएसी कुल के आदिम लक्षणों को पढ़ लिए, अब है अग्रगत लक्षणों के बारे में पढ़ लेते हैं। अग्रगत पौधे ज्यादातर वार्षिक और बारहमासी होते हैं। ये पोएसी कुल के पौधे होते हैं, वे ज्यादातर वार्षिक और बारहमासी होते हैं। स्तर, इसका स्तर देखा जाए तो उद्वगवित होता है। कैसा? उद्वगवित होता है, फूलों की अलग अलग पुष्पक्रम में व्यवस्थित होते हैं। वैसे पोएसी कुल के पादप पे वो उसके पुष्पक्रम होते हैं वो व्यवस्थित तरीके से होते हैं, अलग अलग व्यवस्थित तरीके से होते हैं। ठीक है। फूल छोटे होते हैं, इस पोएसी कुल के फूल है वो छोटे होते हैं। अगोचर जाइगोमार्फी, जाइगोमार्फिक होते हैं। पेरिपंथ को लॉडिक्यूल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस पोएसी कुल में पेरिपंथ को लॉडिक्यूल द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। पोएसी कुल में एक होता है पादप गाइनोशियम, एक अंडपी होता है। गाइनोशियम कैसा होता है? एक अंडपी होता है। गाइनोशियम यूनिजोडिक्यूल होता है, और इसका आधार बीजांड विन्यास पाया जाता है। इस आधारी बीजांड विन्यास पाया जाता है। इस पोएसी कुल में आधारी बीजांड विन्यास पाया जाता है। फल कैरियोप्सिस होता है। इस पोएसी कुल का फल होता है वो कैसा होता है? कैरियोप्सिस फल होता है। ठीक है। और बीज छोटे आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? बीज है वो पोएसी कुल के बीज होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं। ये मेन बातें ध्यान रखना है। एक बार पुनः मैं आपको बता लेता हूँ, मेन बातें याद करने योग्य बातें बता लेता हूँ। इसमें कचरा का ज्यादा दिया हुआ है कि क्या है। पोएसी कुल के अंतर्गत पौधे वो ज्यादातर वार्षिक और बारहमासी होते हैं। मेन पॉइंट वार्षिक और बारहमासी। ठीक है। और इसमें पुष्पक्रम व्यवस्थित होता है, अलग अलग पुष्पक्रम व्यवस्थित होता है। और पॉइंट है
ये गाइनोशियम एक अंड भी होता है, इसमें गाइनोशियम होता है, वो एक अंड भी होता है। गाइनोशियम यूनिजोडिक्यूल होता है और आधार बीजांड, इसमें बीजांड विन्यास है वो आधारी बीजांड विन्यास पाया जाता है और फल कैरियोप्सिस कहलाते हैं। इस पोएसी कुल के फल है वो कैरियोप्सिस कहलाते हैं। बीज है वो छोटे होते हैं, पोएसी कुल में बीज है वो छोटे होते हैं। ओके, जैसे कि चावल, उदाहरण के लिए चावल बीज कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ओके, अगला है 5वीं यूनिट से सवाल पेश है आप सभी के सामने अवस्थाओं के बारे में, मादा युग्मकोद के परिवर्तन की अवस्थाओं के बारे में। मादा युग्मकोद की भ्रूण कोश का परिवर्तन इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। भ्रूण कोश का परिवर्तन किस प्रकार होता है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश एक बीजाणु प्रकार का होता है। इस पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है वो एक बीजाणु प्रकार का होता है, अर्थात इसका परिवर्तन केवल एक प्रकार्यक गुरु बीजाणु का होता है। सर्वप्रथम क्रियात्मक गुरु बीजाणु में लंबवत शुद्धिकरण होता है। सर्वप्रथम इस मादा युग्मकोद के भ्रूणकोश में कैसा विभाजन होता है, क्रियात्मक गुरु बीजाणु में लंबवत शुद्धिकरण होता है। कैसा शुद्धिकरण होता है, लंबवत शुद्धिकरण होता है और प्रारंभ जिससे यह निभाग बीजाणु द्वार के अक्ष के अनुरूप लंबा हो जाता है। प्रारंभ में इसका कोशिका द्रव्य सघन तथा रिक्तिकाओं रहित होता है, लेकिन शुद्धि वर्गीकरण के बाद में छोटी छोटी रिक्तियां प्रकट हो जाती है जो शीघ्र ही परस्पर मिलने पर एक बड़ी रिक्तिका में बदल जाती है। अगला है, जब गुरु बीजाणु के अगुणित केंद्रक में एक समसूत्री केंद्रक विभाजन होता है तो दो अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। इसके मध्य में एक रिक्तिका बन जाती है जिसमें दो केंद्रक भ्रूणकोश के दो विपरीत सिरों या फिर ध्रुवों पर धकेल दिए जाते हैं। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। सब उपनिषेस्य पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। सब उपनिषेस्य पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी, किस पर, सब उपनिषेस्य। सब उपनिषेस्य इस शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि सब और उपनिषेस्य सब ही निषेशित होता है। सब उपनिषेस्य देख लेते हैं क्या है। वनस्पति शास्त्रीय पादप एवं भ्रूण वैज्ञानिकों एवं पादप प्रजनकों के अनुसार प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकांश आवर्त बीजी पादप पर प्रजनन करता होते हैं, अर्थात इन पौधों में एक दूसरे पादपों से प्राप्त परागणों द्वारा निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसका बीजांडन्यास सव्य के परागणों के द्वारा निश्चित नहीं होता है। सब उपनिषेस्य के अंदर क्या होता है कि इसमें अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों और प्रजनकों ने बताया कि अधिकांश आवर्त बीजी पादप पर प्रजनन करता होते हैं, अर्थात इन पौधों इन सब उपनिषेचीय वाले पौधे होते हैं उसमें एक दूसरे पादपों से प्राप्त परागणों द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। एक दूसरे पादपों से प्राप्त परागणों के द्वारा इसमें निषेचन की क्रिया वो समाप्त होती है। इसका बीजांडन्यास सव्य के परागणों के द्वारा निषेचित नहीं हो। इसमें क्या होता है कि सव्य के बीजांडों के द्वारा पादप के सव्य के परागण होते हैं उसके द्वारा निषेचन नहीं होता है, कोई अलग पादप से इसका निषेचन होता है। कौन से, सब उपनिषेचीय पादप में। प्रकृति ने इसके लिए पुष्प को अनेक प्रकार के अनुकूल लक्षण जैसे एकलिंगता, भिन्नकाल परिपक्वता, हर कोम मेगी इत्यादि के रूप में प्रदान। प्रकृति ने इसके व्यवस्था के लिए, इस सब उपनिषेचता के लिए, यानी कि जो एक ही पादप पर परागण होते हैं वो उसी पादप पर पुष्प का निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन अलग किसी दूसरे पौधे से दूसरे पौधे पर, किसी एक पौधे से दूसरे पौधे पर जो परागण का ट्रांसफर होता है वही सब उपनिषेचता के अंतर्गत आता है। तो इसमें भी यही है कि ये लिखा हुआ पड़ा है, क्या लिखा है देखो, इसका बीजांड है, इस पादप का बीजांड है, एक पादप का बीजांड है वो सव्य यानी उसी पादप के परागणों के द्वारा निषेचित नहीं होता है, यानी कि किसी दूसरे पादप के परागणों के द्वारा निषेचित होगा। सीधी सीधी बात है। ओके, अगला इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। इस अनुकूलन विशेषताओं के कारण पौधों में स्व परागण की प्रक्रिया नहीं हो पाती। इस अनुकूलन विशेषताओं के कारण स्व उपनिषेचता में जो विशेषता मैंने बताई है कि ये सव्य के परागणों द्वारा निषेचित नहीं होता है और ये अनुकूलन परिस्थितियों के हिसाब से होता है। प्रकृति ने इस सब उपनिषेच्य पादपों के लिए एक व्यवस्था की, यानी कि एक लिंगता होती है, भिन्न काल परिपक्व होती है
हरकॉम इत्यादि प्रकार के जो व्यवस्था पाई जाती है, अनुकूलन पाया जाता है, उस अनुकूलन ये सारी विशेषताओं के कारण पौधे में स्वपरागण की प्रक्रिया नहीं होती है। इन विशेषताओं के कारण इसमें स्वपरागण की प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन उपयुक्त सभी कारणों से बढ़कर सव्य अनिश्चितता एक ऐसा कारण है। उपयुक्त सभी कारणों को देखा, उससे बढ़कर सब उपनिश्चितता एक ऐसा कारण है। सब उपनिश्चितता एक ऐसा कारण है आपके सामने, ऐसा कारण है जिसके द्वारा प्राकृतिक रूप से परागण की क्रिया को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। प्राकृतिक रूप से परागण की क्रिया है उसको प्रोत्साहन प्राप्त होता है। यहाँ सब उपनिश्चितता से हमारा तात्पर्य एक ऐसे पौधे से, यहाँ पर सब उपनिश्चितता की परिभाषा आपके सामने पेश हो रही है। सब अनिश्चितता, सॉरी दोस्तों, सब अनिश्चितता की परिभाषा पेश हो रही है कि हमारा तात्पर्य यह है कि एक ऐसे पौधे से उत्पन्न कार्यशील नर एवं मादा युग्मकों के आपस में संयोजन, ऐसे एक पौधे से उत्पन्न कार्यशील नर एवं मादा आपस में संयोजित होने की विफलता एवं बीजों का निर्माण नहीं हो पाता है। जब एक पौधे से उत्पन्न कार्यशील नर और मादा से आपस में मिलने से अगर संयोजित होने में विफलता आ जाती है, बाधा आ जाती है और बीज का निर्माण नहीं होता है, दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार समझते हैं कि किसी पुष्प में स्वपरागण एवं निषेचन की क्रिया में बाधा उत्पन्न हो। स्वपरागण, जब स्वपरागण होता है तब बाधा उत्पन्न हो जाती है, निषेचन नहीं हो पाता है, बीज का निर्माण नहीं होता है, तब इसे अनिश्चितता या फिर सब अनिश्चितता के नाम से जाना जाता है। सब अनिश्चितता आप सभी अपने हिसाब से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। वैसे 11वीं में यही था, सब अनिश्चितता और निश्चितता के बारे में। ठीक है, यह दो प्रकार की होती है। सब अनिश्चितता दो प्रकार की होती है। विषम रूपी, जब एक ही प्रजाति में 2 या 3 प्रकार की वर्तिकाओं के आकार के रूप में विभेदित पौधे पाए जाते हैं। जब कोई एक प्रजाति है, एक समूह है में 2 या 3 प्रकार की वर्तिकाओं के आकार के रूप में विभेदित पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि इन पौधों की अलग अलग पहचान उसकी आकृति में होती है। किसी विशेष प्रजाति की विशेष लक्षणों और उसके आकार और रंग रूप के आधार पर उसका जो वर्गीकरण होता है, उसकी आकृति होती है, उसके बीच प्रायोगिक संकरण प्रयोगों द्वारा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के आकारिकी रूप से भिन्न एवं प्रजाति के पादप सब अनिश्चितता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के अनिश्चितता का नियंत्रण किसी एक जीन के द्वारा 2 एलील्स के द्वारा किए जाते हैं। विषम रूपी जो अनिश्चितता होती है वो आपके सामने रखी, आपको समझ में आई कि नहीं आई? एक बार पुनः पढ़ लेते हैं कि सब विषम रूपी अनिश्चितता किस प्रकार की, जब एक ही प्रजाति में 2 या 3 प्रकार की वर्तिकाओं के आकार की रूप में विभेदित पौधे होते हैं, क्योंकि इन पौधों की अलग अलग पहचान होती है, उसकी आकृति अलग अलग पहचान होती है, इनकी आकृति से भी होती है। इसके बीच में प्रायोगिक संकरण प्रयोगों द्वारा नहीं होती है, इसमें प्रायोगिक संकरण प्रयोगों के द्वारा इसकी पहचान नहीं की जा सकती। इस प्रकार की आकारिकी रूप से भिन्न एवं एक ही प्रजाति के पादप सब अनिश्चितता के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अगला है समरूपी अनिश्चितता। समरूपी अनिश्चितता, इस प्रकार की सनिश्चितता, विफलता या फिर अनिश्चितता एक ही प्रजाति के एवं आकारिकी रूप से समान पौधों के बीच में पाई जाती है। समरूप अनिश्चितता क्या है? पहली थी विषम रूप, अब है समरूप। यदि विषम रूप समझ में नहीं आई है तो समरूप समझ में आएगी, तो विषम रूप अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, समरूप अनिश्चितता, इस प्रकार की सव निषेचन विफलता, इस प्रकार की सव निषेचन आपस में खुद के परागणों के द्वारा जो निषेचन होता है, सव निषेचन होता है, उसमें विफलता या फिर अनिश्चितता एक ऐसी ही प्रजाति के आकारिकी रूप से समान पौधों के बीच में आकारिकी रूप से समान पौधे होते हैं, उसमें यह सब अनिश्चितता पाई जाती है। इस प्रक्रिया का आकलन एवं विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त संख्या में संकरण पौधों का साधारण करना आवश्यक होता है। इस प्रकार विश्लेषण करने से उसकी संख्या में संकरण, उसके पौधों में जो बीज प्राप्त होते हैं उसकी संख्या में संकरण कराना साधारण से आवश्यक होता है।
प्रांगणों की अनुरूपता का निर्धारण करने वाले कारकों की प्रांगणों की अनुरूपता का निर्धारण करने वाले प्रकृति के आधार पर अनिश्चितता दो प्रकार की होती है। अनिश्चितता दो प्रकार की, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद। ये अनिश्चितता है जो कि दो प्रकार की होती है, युग्मकोद्भिद और युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद, आप सभी जानते भी है। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास अगले सॉल्व पेपर 2018 के बॉटनी के सॉल्व पेपर के साथ में आप सभी के सामने पेश होगी। अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार थे और अंत तक बने रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इसी प्रकार हर वर्ष पूछे गए, आज था 2017 में पूछा गया सॉल्व पेपर, अगली क्लास में रहेगा 2018 में पूछा गया सॉल्व पेपर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपका साथ बनेगा तभी, साथ बनने से, एक दूसरे के साथ बनने से कोई भी चीज आगे बढ़ती है। अगर कोई जीवन में सक्सेस हुआ है तो उसके पीछे भी उसके घर वालों का हाथ है, उसके घर वालों का सपोर्ट है। किसी व्यक्ति ने उसे मोटिवेट किया होगा या फिर वो स्वयं अपनी घर की परिस्थितियों से मोटिवेट हुआ होगा, तब ही जाके वो आगे बढ़ा है। दोस्तों इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अर्जुन और विपक्षी कौरवों का पक्ष था, उसमें कर्ण, अर्जुन और कर्ण के सामने दोनों ही धनुर्धर थे, अर्जुन और कर्ण। अर्जुन था पांडव पक्ष की तरफ से और आप सभी जानते हैं, और कर्ण था वो कौरव पक्ष की तरफ से, यानी विपरीत पक्ष। दोनों महाधनुर्धर थे। ठीक है, आप महाभारत देखो तो पता चले। अर्जुन और कर्ण के बीच में भीषण युद्ध हुआ। तब अर्जुन ने बाण फेंका कर्ण पर, तब कर्ण का रथ कई 7-8 पैर पीछे चला गया, और जब कर्ण ने अर्जुन पर बाण फेंका तब अर्जुन का रथ केवल 2 पैर पीछे, 2 पगी पीछे ढला। तब अर्जुन को बड़ी हंसी आई और कहा कि देखो माधव, कृष्ण भगवान वैसे सारथी थे, रथ चला रहे थे। तब कहा अर्जुन ने कि देखो माधव, मेरे बाणों में कितनी ताकत है कि उसके रथ को मैंने 7 पगों तक पीछे ढाल दिया और मेरे केवल 2 पग पीछे गया। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि उसके रथ पर केवल एक साधारण मानव बैठा है और मेरे रथ पर, तेरे रथ पर, यानी कि अर्जुन तेरे रथ पर मैं खुद बैठा हूँ, इस सृष्टि का पूरा भार लिए बैठा हूँ। तो इसमें तेरी सफलता नहीं, इसमें सबकी सफलता होती है। किसी न किसी का साथ तो जरूर होता है। दोस्तों अपने घमंड की तो बात रहती नहीं है, अपनी सफलता के पीछे भी किसी का साथ होता है। तो ये तो एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर है, यहाँ पर तो अनेकों का साथ चाहिए। दोस्तों अनेकों का साथ चाहिए। धन्यवाद। अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।